हेलो दोस्तों, मैं आपका प्रदीप कुमार। तो फ्रेंड, आज जो करने वाले रिएक्शन वीडियो वो चाइना और इंडिया के जल सेना, थल सेना और वायु सेना में कौन पावरफुल है, इंडिया के कि चाइना के। तो गाइस, देखना न भूलें, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल वीडियो है। और जो जो नए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो गाइस, आज के वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के वीडियो में क्या होता है। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। 21वीं सदी में दुनिया की नज़र भारत और चाइना दोनों देशों पर है। इन दोनों देशों को एशिया की दो महाशक्तियां माना जाता है। चाइना का रक्षा बजट साल 2020 में 179 अरब डॉलर है और सामने भारत का रक्षा बजट सिर्फ 70 अरब डॉलर का है, यानी चाइना से आधा भी नहीं है। इसके अलावा चाइना के पास भारत से ज्यादा बड़ी सेना भी है। 3 साल पहले इन दोनों देशों के बीच डोकलाम विवाद और अभी कुछ समय पहले गलवान घाटी में जो विवाद हुए, उसके बाद से भारत और चीन के संबंध और भी कड़वे हो गए हैं। एक तरफ हमारा भारत CPEC लाइन यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना ऐतराज जता चुका है और सामने चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है, जो मैं और आप सब जानते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चाइना ने साल 1962 के युद्ध में हरा दिया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चाइना को हमारे साथ लड़ाई करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन दोनों देशों की सैन्य ताकत में किसका पलड़ा भारी है। इसमें हम सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की बात करेंगे कि भारत के पास क्या क्या है और चाइना के पास क्या क्या है। यानी इस वीडियो में हम चाइना और भारत के बीच डिफेंस ताकत की तुलना करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले सेना की बात करेंगे, जमीनी सेना यानी थल सेना। जब भी हम इतिहास के बारे में सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, तो लड़ाई के दौरान इसमें क्रूरता और लड़ाई की कला आना बहुत ही जरूरी है। जैसे चाइना की आर्मी में कुंफू और कराटे आम बात है, तो वे बिना बंदूक के भी लड़ सकते हैं और सामने वाले को ढेर कर सकते हैं। और गलवान घाटी में हुई मुठभेड़ में भी चीनी सैनिकों ने पुराने धारदार हथियार इस्तेमाल किए थे। वैसे हथियार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुए थे। इसके अलावा चीनी सैनिक खाने के लिए अंडे, मांस या अन्य पौष्टिक आहारों का इंतजार किए बिना जानवर, पशु पंछी, सांप, बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। और तो और वे मरे हुए सैनिकों को भी कच्चा खा जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन सबसे खास बात चीनी सेना की यह है कि वे ठंडे इलाकों में भी आसानी से रह सकते हैं। और चीनी सेना में मंगोल सैनिक है जो दुनिया के सबसे क्रूर सैनिक है। भारत के ऊपर जब नादिर शाह और चंगेज खान ने आक्रमण किया था, तो उनकी मुख्य ताकत उनकी सेना के मंगोल सैनिक ही थे। दूसरी ओर भारत के सैनिकों को धरती पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिना जाता है। इसीलिए तो इतिहास में यह लिखा गया है कि अगर किसी सेना में अंग्रेज अफसर हो, अमेरिकी हथियार हो और हिंदुस्तानी सैनिक हो, तो उस सेना को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के सैनिक इतने क्रूर हैं और कुछ भी खाकर युद्ध में डटे रहेंगे? इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? नीचे कमेंट करके बताइए। जमीनी सेना में चाइना पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि चाइना के पास 21,83,000 की एक्टिव आर्मी है और 5,10,000 की रिजर्व आर्मी है। लेकिन सामने भारत भी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत के पास 14,45,000 एक्टिव आर्मी है और 21 लाख की रिजर्व आर्मी है। तो इस मामले में लगभग दोनों का पलड़ा एक समान है। अब बात करते हैं दोनों देशों की नौसेना के बारे में। अगर भारतीय नौसेना की बात करें तो भारत के पास तो थल सेना में दोनों के पलड़ा भारी है। एयरक्राफ्ट है। और आगे देखिए, इसके अलावा 18 विमान वाहक युद्धपोत है, 15 फ्रिगेट्स है, 10 डिस्ट्रॉयर है, 20 कॉर्वेट्स है, 14 पनडुब्बियां यानी सबमरीन, 135 पेट्रोल क्राफ्ट और 295 समुद्री बेड़े हैं। इसमें अगर हम एयरक्राफ्ट यानी भारत का
आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत की बात करें तो आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत पूर्व सोवियत विमान वाहक एडमिरल गोर्चकोव का नया नाम है। इस विमान वाहक पोत को साल 2013 से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों और ऊंचाई लगभग 22 मंजिला इमारत के बराबर है। इस विक्रमादित्य युद्धपोत पर कोमो 31, कोमो 28 हेलीकॉप्टर, मिग 29 के लड़ाकू विमान, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात है। इसलिए इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत नहीं टिक सकते। इसके अलावा विक्रमादित्य में 1600 लोगों को ले जाने की क्षमता है और यह लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गश्त करता है और 100 दिनों तक लगातार समुद्र में रह सकता है। ऐसे ही एक सबमरीन है भारत के पास जिसका नाम है आईएनएस चक्र 2। आईएनएस चक्र 2 भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। भारत ने इसे रूस से 10 साल के लिए लीज पर लिया है और इस 10 साल के लिए भारत ने रूस को $1 अरब दिए हैं। इसे 4 अप्रैल 2012 को विशाखापट्टनम में भारतीय सेना को दिया गया था। भारतीय नौसेना में शामिल यह पनडुब्बी परमाणु अटैक करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है और 3 महीने तक लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। समुद्र में इसकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। सामने चाइना की नौसेना में भी एक ही युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट है। 48 विमान वाहक युद्धपोत है, 51 फ्रिगेट्स है, 35 डिस्ट्रॉयर है, 35 कॉर्वेट्स है, 68 पनडुब्बियां यानी सबमरीन है जो भारत से 5 गुना ज्यादा है, 220 पेट्रोल क्राफ्ट है और 714 समुद्री बेड़े हैं। यानी नौसेना में चाइना भारत से काफी आगे है। अब हम सब यह जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच एक लंबी हिमालय पर्वतमाला है, तो चाइना के साथ की लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी। सेना में यहाँ पहाड़ों की लड़ाई होगी भारी है और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज्यादा महत्व होता है। और भारत की लड़ाई चाइना के साथ कई जगहों पर हो सकती है। यहाँ लड़ाई कश्मीर से, फिर लद्दाख से, फिर नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और म्यांमार तक फैली होगी। और शुरू में मैंने बताया था कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना वाला देश है और हमारे पास इतनी पैदल सेना है कि भारत पूरे हिमालय क्षेत्र में उसे लगा सकता है। वैसे भारत की तरफ से तो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन चाइना का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में अगर उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी तो चाइना के पास भारत से भी ज्यादा सेना है। और दूसरा खतरा भारत को यहाँ हो सकता है कि अगर चाइना लड़ाई शुरू करेगा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ लड़ाई शुरू कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ खुफिया जानकारी के मुताबिक भारत में जो नक्सली है इन्हें चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर हथियार उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले लातेहार में हुए नक्सली हमले में पाक निर्मित हथियार मिले थे, जिससे नक्सली को पाकिस्तानी मदद की पुष्टि होती है। तो हो सकता है कि तीसरी ओर से यह नक्सली भी लड़ाई शुरू कर दे, क्योंकि 21वीं सदी में धर्म की लड़ाई, देशों की लड़ाई, कौमवाद, जातिवाद सब अपनी चरम सीमा पर आकर खड़े हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आखिरी कि वायुसेना में किसका पलड़ा भारी है। अगर भारत की वायुसेना की ताकत की बात की जाए तो फिलहाल भारत का पलड़ा चाइना से भारी है, क्योंकि चाइना के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान नहीं है। इसलिए चाइना की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। लेकिन इस समय भारतीय वायुसेना जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है उनमें से आधे विमान अगले 9 सालों में रिटायर हो जाएंगे। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 35 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन की मंजूरी दी हुई है और असल में भारत को 45 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हालिया रिपोर्ट की बात करें तो इस वक्त वायुसेना की सही ताकत 25 स्क्वाड्रन तक सिमट गई है। इन 25 स्क्वाड्रन में से 14 के पास मिग 27 और मिग 21 लड़ाकू विमान है। यह विमान साल 2015 से 2024 के बीच रिटायर होंगे। और चिंता की बात यह है कि साल 2024 तक भारतीय वायुसेना की ताकत 11 स्क्वाड्रन तक ही सिमट कर रह जाएगी, अगर इसमें भारतीय सरकार ने बढ़ोतरी नहीं की तो। इसके अलावा भारत के पास मिराज 2000, मिग 29, C-17 ग्लोबल मास्टर मालवाहक विमान
लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया हुआ सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमान और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान है जो 3000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं और लगातार 3.25 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इसके अलावा अब भारत के पास फ्रांस का राफेल जेट विमान भी आने ही वाला है जो कि दक्षिण एशिया में युद्ध का नक्शा ही बदल देगा। इसके अलावा भारत को अमेरिका से 4 चिनूक हेलीकॉप्टर पहले ही मिल चुके हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना को हथियार आसानी से मुहैया करवाया जाएगा और भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्दी पहुंचा सकेगी। और यह हेलीकॉप्टर बहुत तेज़ी से उड़ान भरने के साथ बेहद घनी पहाड़ियों में भी सफलतापूर्वक काम कर सकता है। यानी हिमालय में आर्मी तक पहुंचना भारत के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा भारत के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है जिसकी रफ्तार 952 मीटर प्रति सेकंड की है, यानी करीब करीब 1 किलोमीटर 1 सेकंड में। इसके आगे दुश्मन के रडार भी फेल हो जाते हैं और अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रडार इनका पता लगा भी लेता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें रोकने के लिए 30 सेकंड से कम का ही समय होता है। यानी आखिर में हम ये कह सकते हैं कि किसी में चाइना का पलड़ा भारी है तो किसी में भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन भारत और चाइना दोनों देश पूरी दुनिया में 2 चमकते हुए सितारे हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था पर ही दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं टिकी हुई है। इसलिए दुनिया के बाकी विकसित देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावना को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कि दुनिया में शांति और विकास के लिए सबसे ज़रूरी है। तो यह सब कुछ था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। फ्रेंड, आज का वीडियो यही समाप्त होता है कि देखें कि हम लोग भारत और चाइना के जल सेना, थल सेना, वायु सेना में कौन कौन सबसे पावरफुल है। तो गाइज हम लोग देखें कि भारत के जो है थल सेना और चाइना के थल सेना दोनों एक समान है, लेकिन जल सेना चाइना के ज़्यादा हैं और भारत के कमज़ोर है। वहीं पर वायु सेना की बात करें तो वायु सेना में भारत सबसे आगे है क्योंकि भारत के पास राफेल जैसे बहुत से विमान हैं जो चाइना दे और पाकिस्तान को दोनों को ख़त्म कर सकता है। तो गाइस आज के वीडियो यही समाप्त होता है। आप लोग बताइए आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कैसा लगा यह वीडियो। हमको तो बहुत बढ़िया लगा। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो यही समाप्त होता है। ओके, बाय बाय, टेक यू, लव यू। ओके।